आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं बच्चों टोटल? यस मैम, तो स्टार्ट करिए। 12 रहते हैं। 12 स्टूडेंट्स। ओके। यस मैम, कंटिन्यू कर तो लीजिए। हम बात कर रहे थे कि दिल्ली शिल्पी चक्र जो कि 1949 में 25 मार्च को स्थापित हुआ था। उस समय दिल्ली में स्वतंत्रता के बाद ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी एक ऐसी संस्था थी जहां से दिल्ली क्या पूरे देश की कला की गतिविधियों का संचालन और नियंत्रण और गतिविधियां की जाती थी वहीं से, क्योंकि ये एक मात्र सरकारी संस्था थी उस समय। एक और दिल्ली का स्कूल था, शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट। ये बंगाली शैली में शिक्षा दे रहा था, जो बंगाल स्कूल था उसकी शिक्षा दे रहा था उस समय दिल्ली में। किंतु सरकारी कला संस्थान की कार्य पद्धति और उकील विद्यालय की कला शैली में अधिकांश जो आगे आने वाले कलाकार थे, आधुनिक कला जिनके कंधों पर आने वाली थी, वो इन दोनों ही कला संस्थाओं की देख रेख में और गतिविधियों से संतुष्ट नहीं थे। इसी असंतुष्टता का एक और कारण था कि इस समय भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप पश्चिमी पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, के लाहौर आदि प्रसिद्ध कला केंद्रों से कलाकार भागकर दिल्ली आ गए थे। वो भी विभाजन के समय काफी जो कलाकार इधर उधर काम कर रहे थे वो भी दिल्ली आ गए थे, जिन्होंने आकर इन दोनों संस्थाओं से असंतुष्ट होकर अपनी एक नया ग्रुप बनाया, एक नया समूह स्थापित किया। उसका नाम था दिल्ली शिल्पी चक्र। इस तरह से दिल्ली शिल्पी चक्र नामक संस्था का सूत्रपात हुआ। यामिनी रॉय भी उस समय लाहौर से दिल्ली आ गए थे। इसके अतिरिक्त यहाँ आने वाले प्रमुख कलाकार थे भावेश सान्याल, बीसी सान्याल, भवेश चंद्र सान्याल पूरा नाम था इनका, धनराज भगत, प्राणनाथ मागो, कंवल कृष्ण, के एस कुलकर्णी आदि आदि। और कंवल कृष्ण का विवाह देवयानी कृष्ण से हुआ, देवयानी से हुआ। वो भी एक कलाकार थी और उस समय अच्छी स्तर की कलाकार वो स्थापित हो चुकी थी, कई प्रदर्शनियां वो लगा चुकी थी। ये भी दिल्ली शिल्पी चक्र की उस समय सदस्य बन गई। इसके अतिरिक्त जयप्पा स्वामी, राम कुमार तथा रामेश्वर बरूटा आदि यहीं दिल्ली के ही कलाकार थे। वो भी इस संस्था में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहे। इसमें हम सबसे पहले बीसी सान्याल को पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी भूमिका इस ग्रुप में बहुत ज्यादा रही, वरिष्ठ कलाकारों में थे ये। भवेश चंद्र सान्याल, जिन्हें आमतौर पर बीसी सान्याल या भावेश दा के नाम से भी जाना जाता है, ये आधुनिक कला के प्रमुख प्रणेताओं में से एक हैं। जो महत्वपूर्ण अगर नाम लिए जाते हैं चित्रकारों के, तो इनका नाम उन महत्वपूर्ण आधुनिक काल के महत्वपूर्ण कलाकारों की सूची में शामिल होता है। ये चित्रकार व मूर्तिकार दोनों रूप में ख्याति अर्जित की है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कुछ न केवल चित्र बनाए बल्कि कुछ अच्छी मूर्तियां भी अपने जीवन काल में गढ़ी हैं। और अपने जीवन काल में उन्होंने न केवल 3 बार 1905 में, 1947 में और 1971 में भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन को देखा, बल्कि अपने सभी चरणों में 20वीं सदी की भारतीय कला के विकास को भी इन्होंने देखा है। 22 अप्रैल 1902 ईस्वी को बीसी सान्याल का जन्म असम के धुबरी शहर में हुआ था,
जब वे 4 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी परवरिश उनके चाचा ने की थी। उनके चाचा भी रंगमंच के कलाकार थे। उन्होंने सान्याल को भी अभिनय करने के लिए बहुत प्रेरित किया। आरंभ में सान्याल ने कई छोटी छोटी भूमिकाएं भी निभाई नाटकों में। ब्रह्म समाज ने उन्हें काफी प्रभावित किया। आरंभिक शिक्षा उनकी स्थानीय स्कूल में ही प्राप्त की थी उन्होंने। उसके उपरांत 1920 से 23 ईस्वी में उन्होंने श्री रामपुर कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ाई की। ये कॉलेज पश्चिमी बंगाल में ही स्थित है। यहाँ के का ये एक प्रसिद्ध कॉलेज है। श्री रामपुर कॉलेज की स्थापना हुगली जनपद के श्री रामपुर में 1818 ईस्वी में ही हो गई थी। काफी पुराना कॉलेज है। इस तरह से ये महात्मा गांधी का अहिंसा का सिद्धांत और अंग्रेजों के प्रति हुए असहयोग आंदोलन ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया। जब गांधी जी ने यह अपील की कि सभी भारतीय बुद्धिजीवियों को अंग्रेजों के साथ असहयोग करना चाहिए, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी भवेश सान्याल ने। 1923 से 1929 ईस्वी तक उन्होंने कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में कला अध्ययन किया, जहां वे पर्सी ब्राउन और जेपी गांगुली जैसे कला मर्मज्ञों से शिक्षा प्राप्त करते रहे। इसी दौरान वे कलकत्ता के सांस्कृतिक जीवन को उन्होंने बहुत निकट से देखा और उससे वे प्रभावित हुए। कलकत्ता की संस्कृति से का उनके व्यक्तित्व पर, उनकी सोच पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यहीं वे यामिनी रॉय के सानिध्य में आए। उनके कैरियर को इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ मिला। 1929 ईस्वी में जब उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान लाला लाजपत राय की एक प्रतिमा, बस्ट, यहाँ तक का जो होता है उसे बस्ट कहते हैं, आवाक्ष या बस्ट, प्रतिमा बनाने के लिए मैम डेट क्या बताया मैम आपने? डेट 1929 में उन्हें लाहौर अधिवेशन के लिए लाला लाजपत राय का बस्ट बनाने के लिए कहा गया। तब क्योंकि मूर्तिकार भी थे ना, तो ये प्रतिमा गढ़ने के लिए पंजाबी फॉर्म कृष्णा प्लास्टर वर्क्स द्वारा अनुबंधित इन्होंने इस कार्य को संपन्न किया। उस समय लाहौर में थे। लाहौर प्रवास के दौरान ही उन्हें मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाने का निमंत्रण मिला। ये जो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट है, ये 1875 में पाकिस्तान के लाहौर में स्थापित किया गया था। वहां इन्हें पढ़ाने का निमंत्रण मिला। वहां इन्होंने पढ़ाया फिर कुछ दिन, और इसी स्कूल के फिर ये वाइस प्रिंसिपल बन गए, उप प्रधानाचार्य। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स को लॉकवुड किपलिंग, लेखक रुडयार्ड किपलिंग के पिता, रुडयार्ड किपलिंग की कोई कविता पढ़ी है आप लोगों ने? सर उन्होंने जंगल बुक लिखा था। हाँ, वो भी है। और कोई कविता? इफ पढ़ी है ना? हाँ, कल्पना को याद आई। तो उनके पिता थे लॉकवुड किपलिंग। ये स्कूल प्रारंभ में उन्होंने ही किया था, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट। सबसे पहले
प्रधानाचार्य थे वो इसके लॉकवुड किपलिंग ने आरंभ किया था। बाद में यहाँ के 2 छात्र जिसमें कि सतीश गुजराल और कृष्ण खन्ना बहुत फेमस स्टूडेंट रहे यहाँ से शिक्षा ली। इसके बाद जिन्होंने यहाँ से, उनमें है सतीश गुजराल और कृष्ण खन्ना, क्योंकि सतीश गुजराल भी बेसिकली वहीं के थे, पाकिस्तान लाहौर के, और बाद में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद इधर आए थे दिल्ली। और सतीश गुजराल के ही बड़े भाई इंद्र कुमार गुजराल रहे हैं, वो हमारे भारत के ये प्रधानमंत्री रहे। उन्नीस सौ 36 ईस्वी में सान्याल ने मेयो स्कूल से इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे का कारण यह था कि उन्हें अंग्रेजी शासन के प्रति संदेह था, उन्हें अंग्रेजों पर विश्वास नहीं था। इसके बाद लाहौर में उन्होंने 1936 ईस्वी में ही लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट नाम से अपना एक अलग स्टूडियो स्थापित कर लिया। वहां से इस्तीफा देकर खुद का अपना एक स्टूडियो खोला इन्होंने, लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट। आज ये है स्कूल लाहौर ललित कला विद्यालय के नाम से जाना जाता है। यह स्टूडियो बहुत सफल हुआ। ये अब पाकिस्तान में होगा? हाँ, लाहौर में है, तो लाहौर में वो अब ललित कला विद्यालय बन गया है ना वो। और थोड़े ही समय में इसने अपने को कलागत गतिविधियों का केंद्र बना लिया इस विद्यालय ने, जो कि आज तक बना हुआ है। 1947 ईस्वी में भारत विभाजन के पश्चात जब उनका लाहौर में रहना असंभव सा हो गया था, तो विवश होकर वे अपनी पत्नी स्नेहलता के साथ दिल्ली आ गए। उनकी पत्नी स्नेहलता भी एक प्रसिद्ध गजल गायिका थी और थिएटर आर्टिस्ट, थिएटर में काम किया करती थी। और वहां दिल्ली आकर ये फिर फ्रीलांस आर्टिस्ट के रूप में काम करने लगे, स्वतंत्र कलाकार के रूप में काम करने लगे। दिल्ली के 26 गोल मार्केट में उन्होंने अपना एक स्टूडियो की स्थापना कर ली। यहाँ पर इनके स्टूडियो में लेखक, चित्रकार, कवि, दार्शनिक सभी लोगों का जमघट लगा रहने लगा, सभी लोगों का आना जाना लगा रहता था। आरा, धनराज भगत, सतीश गुजराल, शैल, पसरीचा, दमयंती चावला आदि अनेक युवा कलाकारों को इन्होंने बहुत से नए नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। आगे बढ़ने के लिए युवा कलाकारों को प्रेरणा देते रहते थे। सरोजिनी नायडू एवं भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उदय शंकर, फैज अहमद फैज, मौलाना चिराग, हसन हजरत आदि मशहूर शख्सियत जो रही हैं, ये मशहूर लोगों से इनके काफी निकटता के संबंध थे। दिल्ली में ही अन्य कलाकारों के साथ मिलकर तब इन्होंने 25 मार्च 1949 को दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की। वे इस संस्था के इस प्रकार पहले अध्यक्ष भी चुने गए, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से इस संस्था का गठन हुआ था। 1951 ईस्वी में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के लिए उन्हें एक म्यूरल निर्मित करने का, भित्ति चित्र निर्मित करने का आमंत्रण मिला। दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत संचालित दिल्ली पॉलिटेक्निक के ललित कला संकाय में 1952 ईस्वी में वे प्रोफेसर नियुक्त किए गए।
1952 में वे प्रोफेसर नियुक्त किए गए इस कॉलेज में, और बाद में यहाँ के ललित कला विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर रहे। 1955 ईस्वी में सान्याल नेपाल सरकार के कला शिक्षा सलाहकार बनाए गए। नेपाल सरकार ने कला शिक्षा के लिए एक जो समिति बनी उसमें ये सलाहकार नियुक्त हुए। 1955-56 ईस्वी में भारतीय कला प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख की हैसियत से उन्होंने रूस सहित पूर्वी यूरोप के देशों की यात्रा की। भारतीय कला का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जाता है, तो उस मंडल में ये और देशों की यात्राओं पर गए, जिससे कि वहां के कला का इन्होंने गहराई से अध्ययन किया। कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने 1959 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप इत्यादि और भी कई देशों की यात्राएं की। सान्याल ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली से भी जुड़े रहे। उस समय वही थी वहां पर दिल्ली में सरकारी एक संस्था, कला की गतिविधियों को जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालन भी होता था और राष्ट्रीय स्तर पर भी, जहां से तथा ललित कला अकादमी के साधारण सभा तथा कार्यकारी मंडल के सदस्य भी बन गए। और 1960 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक कुल 8 वर्षों तक ये ललित कला अकादमी के सचिव पद पर भी आसीन हुए। सान्याल ने इन वर्षों में अपनी सेवा भाव व कल्पनाशील उद्यम से भारतीय कला की अकादमी की निरंतर सेवा की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कला को प्रतिष्ठित स्थान दिलाने का भरसक प्रयास किया। इनके कार्यकाल में अकादमी के प्रकाशन और प्रदर्शनियां, शिविर आदि कार्यक्रमों में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन आया। कहने का मतलब है कि जिस समय ये वहां सचिव थे, वहां अकादमी की गतिविधियां काफी सुचारू रूप से संचालित रही और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इन्होंने कलाकारों को बढ़ावा दिया अपने समय में। और अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियां आयोजित की गई, जिसमें कि पहला त्रिवार्षिक क्या कहते हैं, त्रिवार्षिकी को त्रिनाले सुना होगा आपने, इसलिए इसका नाम त्रिनाले रखा गया है। इन्हीं के कार्यकाल में 1968 में आयोजित हुआ पहला त्रिनाले, यही लेके आए भारत में और इन्होंने भारत में आयोजित कराया 1968 में। इसके बाद सान्याल की को मैम आपने सन क्या बताया था? 1968 में। फिर इसके बाद ये यही अकादमी के अध्यक्ष हो गए। पहले सचिव पद पे थे, फिर अध्यक्ष इनको चुना गया। 1963 ईस्वी में सान्याल न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कला कांग्रेस में भी हिस्सेदारी करने के लिए, भागीदारी करने के लिए गए थे। और 1964 ईस्वी में अनेक यूरोपीय देशों की यात्राएं इन्होंने की। 1966 ईस्वी में टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय कला कांग्रेस में भाग लेने आप जापान भी गए थे। इनके प्रदर्शित हुए चित्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत चर्चा का विषय रहे। वे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के भी सदस्य रहे। सेंट्रल एजुकेशनरी बोर्ड होता है, CBSE, उसके भी ये सदस्य रहे। इसी अवधि में उन्होंने अपने बहुचर्चित स्केयर क्रो
ये इनकी बहुत जानी मानी चित्र श्रृंखला है, उस पर कार्य किया। इस नाम से इन्होंने पूरी एक सीरीज चित्रित की है जो कि बहुत फेमस हुई है, स्केयर क्रॉ। श्री सान्याल को ललित कला अकादमी ने 1980 ईस्वी में अपना सर्वोच्च सम्मान रत्न सदस्य से मनोनीत किया या सुशोभित किया। रत्न सदस्यता ये इन्हें 1980 में अकादमी ने प्रदान किया। उन्हें 1984 ईस्वी में भारत सरकार से पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है। 1984 में पद्म विभूषण जो कि सर्वोच्च सम्मान है उससे भी सम्मानित हुए हैं। 1993 ईस्वी में शांति निकेतन विश्व भारती में उन्हें गगन अबन नामक पुरस्कार प्रदान किया गया। शांति निकेतन में इन्हें आमंत्रित किया गया और गगन अबन यानी कि गगन को छूने वाले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाल्टीमोर संयुक्त राज्य अमेरिका के मेयर ने इन्हें 1989 ईस्वी में मानद नागरिकता पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया। अमेरिका के मेयर थे उस समय बाल्टीमोर, उन्होंने ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया, मानद नागरिकता अमेरिका की। 1997 ईस्वी में उन्होंने राजन खोसा के निर्देशन में बनी फिल्म डांस ऑफ द विंड में मुनीर बाबा का यादगार किरदार निभाया था। मुनीर बाबा का एक किरदार डांस ऑफ द विंड नामक फिल्म में इन्होंने, ये एक आर्ट मूवी है डांस ऑफ द विंड, और राजन खोसा इसके निर्देशक हैं। 9 अगस्त 2003 ईस्वी को 102 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली के निजामुद्दीन में उनका देहांत हो गया। इस तरह से वे अपनी पत्नी स्नेहलता और बेटी अंबा सान्याल को छोड़कर गोलोकवासी हो गए। उनकी बेटी अंबा सान्याल भी कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम करती है। आधुनिक भारतीय कला आंदोलन के आरंभ में सान्याल तथा अनेकों समकालीन बंगाली कलाकारों ने अग्रणी भूमिका निभाई। बंगाल कला आंदोलन से जुड़े रहने के कारण उन्होंने एक युग तक समूचे उत्तर भारत को प्रभावित किया और कला की जन साधारण पहचान कराई। काफी इसमें काम किया कला के क्षेत्र में। उन्होंने कला की विविध गतिविधियों में वे निरंतर भाग लेते रहे और निरंतर भाग लेने के बावजूद सान्याल ने चित्रण कार्य कभी नहीं छोड़ा, चाहे वो किसी सलाहकार समिति में रहे या सदस्य अकादमी के सचिव रहे, कई उच्च पदों पर सम्मानित रहे, लेकिन अपने पेंटिंग बनाना, अपनी या कोई मूर्तियां बनाना निरंतर वे सृजनरत रहे, काम में लगे रहे। वे भावुक प्रवृत्ति के थे। सामाजिक चेतना को लेकर उनकी कला आगे विकसित होती गई और रेखांकन, रंग दक्षता तथा सहज कल्पना उनके चित्रों में दिखाई जाती है, देखी जा सकती है, और ये सहज कल्पना उनके चित्रों को एक नया रूप प्रदान करती है। उनका आरंभिक कार्य अकादमिक पद्धति का है, यानी कि पूरा मैम चित्रों का कुछ नाम बता दीजिए, चित्रों के नाम। सबसे ज्यादा तो इनका वही स्केयर क्रो की सीरीज का ही है, और कोई चित्रों के नाम
ज्ञात नहीं है, थोड़ा नेट पे ढूंढना, नाम से आ जाएंगे, कि अगर पेंटिंग्स के नाम निकालेंगे ना तो वहां से निकल जाएंगे। वैसे इनके जो काम था शुरू का, इनका यथार्थवादी एकेडमिक पद्धति कहते हैं उसे हम, थोड़ा यथार्थवादी था। कुछ कृतियों में थोड़ा सा मतलब इन्होंने हास्य व्यंग का भी पुट दिया है, कुछ मतलब हास्य व्यंग से भी जुड़े रहे हैं, जिनमें कुछ चित्रों में उन्होंने स्वयं से संबंधित चित्र भी अंकित किए हैं। एक इनका चित्र मुझे जहां तक याद आता है, गांधी जी का चित्र है बनाया हुआ इनका, जो कि इनकी शुरू की आरंभिक रचनाओं में है, गांधी जी का। और इनके माध्यम जल रंग और तेल रंग दोनों में इन्होंने काम किया है, और दोनों में ही उतनी सिद्धहस्तता इनकी देखने को मिलती है। इनके चित्रों में कल्पना और यथार्थ दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। कुछ बाद में आकर इन्होंने ग्राफिक में भी काम किया है, छापा चित्रण भी कार्य किया है। तो बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार रहे हैं सान्याल। कुछ श्रृंगारपूर्ण आकृतियां भी अंकित की हैं इन्होंने, और चित्रों में इनके जाति बहिष्कार, एक चित्र और है, जाति बहिष्कार, बाल वधू, एक है इनका बूढ़ा व्यक्ति और पक्षी, और मैम इन्होंने एक शिव माँ और मुखाकृति भी बनाई है। है शिव मुखाकृति। हाँ, शिव मुखाकृति भी बनाई है। माँ और शिशु, भारी मन, मेरे पड़ोसी बिकादी, आश्रयहीन लड़की, गोल मार्केट के भिखारी, एक विश्राम करता सपेरा, हुमायूं का मकबरा, और निजामुद्दीन का मेला। लास्ट में निजामुद्दीन में रहे हैं तो वो प्रभाव भी इनके चित्रों में है। तो निजामुद्दीन का मेला जैसे चित्र उनके, कुछ चित्र इनमें से जल रंग के भी हैं और कुछ ऑयल कलर के हैं। सान्याल ने कंपोजिशन के अलावा लैंडस्केप भी बनाए थे कुछ, सैरो सेरा सेरा नाम से। उन लैंडस्केप में भी जैसे ग्रामीण लैंडस्केप होते हैं उस तरह के लैंडस्केप दिखाने का इनका रहा है कल्पना से, और लैंडस्केप को देख के ताजगी भरा वातावरण दिखाई देता है। एक बार इन्होंने अपने साथी कलाकारों की मदद से एक आर्टिस्ट कॉलोनी बनाने की भी चेष्टा की थी, जैसे केसीएस पनिक्कर के ग्राम की तरह, लेकिन वो फिर सफल नहीं हो पाई। वहां राम कुमार, परमजीत सिंह और शोभा सिंह जैसे कलाकारों के साथ ग्रीष्मकालीन स्टूडियो तो इन्होंने बना ही लिया था कांगड़ा में। हिमाचल प्रदेश की बात है ये। सान्याल ने हिमाचल की धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं को जल रंग से बहुत ही अद्भुत तरीके से रंगा है। हिमाचल गए थे एक बार, हिमाचल वहां काफी टाइम रहे, वहीं पे इन्होंने कॉलोनी भी बनाने की सोची, और फिर उस कॉलोनी का वो इनका विजन सब पूरा नहीं हो सका।
और वहां से इनकी कृतियों में पर्वत श्रृंखलाएं, उन पर उमड़ते हुए बादल, प्रकाश की विभिन्न रंगतें, इन चित्रों में हमें ये चीज दिखाई देती है। अपने इन दृश्य चित्रों में उन्होंने लहलाते खेतों, खलिहानों और ग्राम्य प्रकृति को चित्रित किया है। लाल, नीला, पीला, ये रंग ये ज्यादा लगाया करते थे, शायद ये इनके प्रिय रंग थे। आधुनिक कला की अराजकता से अप्रसन्न होकर उन्होंने प्रतीकात्मक शैली में भी कुछ चित्र अंकित किए, प्रतीकों का सहारा भी लिया है, जिसमें जो तुम बात कर रहे हो शिव की मुखाकृति, और ये तेल रंग में है, ये प्रतीकों के सहारे इन्होंने इसमें अभिव्यक्ति की है। इस चित्र में उनके केशों के घुमाव संहार के तत्व के रूप में दिखाई देते हैं, संहारक तत्व के रूप में। सान्याल को पशुओं के अध्ययन और चित्रों में भी कमाल की पकड़ थी, उसमें कमाल का उनका पकड़ बनी हुई थी। जो पशु वगैरह भी अगर बनाते थे तो एकदम मतलब कुछ ही लाइनों में वो पशु को पूर्ण यथार्थ अभिव्यक्ति के साथ उतार दिया करते थे। सान्याल के घूंघट या पर्दे से ढकी नारी आकृतियों के चित्र निराशा तथा फटी आंखों से किसी अज्ञात व्यथा तथा रहस्य की ओर संकेत करते हैं। कई चित्र में उन्होंने नारी आकृतियों को घूंघट में और केवल कई में आंखें दिख रही हैं, तो आंखों से जैसे किसी उनकी व्यथा को, नारी जाति की व्यथा को उन्होंने अभिव्यंजित करना चाहा है। और ये चित्र उनके नारी व्यक्तित्व की निराशा और सामाजिक परिवेश को दर्शाते हुए चित्रित किए हैं। उन्होंने एक चित्र में का अंकन है उनका, कागज पर स्याही से बिल्लियों के बहुतेरे चित्र बनाए। पशु पक्षियों, वो उसमें पक्षियों के पशुओं के ज्यादा हैं, तो बिल्लियों का एक स्याही से अंकन किया हुआ है। बहुत सारे उनमें मतलब बिल्लियों के हर मूवमेंट को उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। एक प्रसिद्ध श्रृंखला रही है उनकी पतंग की श्रृंखला, पतंगों के चित्र बनाए हैं, और वो जैसे उन्होंने उन्हें मतलब आजादी या उन्मुक्त वातावरण को दिखाते हुए बनाए हैं। एक उनका सबसे महत्वपूर्ण चित्र है हनुमान सांप्रदायिक एकता बनाम वसुधा धर्म का बोझ। बड़ा लंबा टाइटल रखा है इस चित्र का उन्होंने, और ये काफी चर्चित रहा। हनुमान सांप्रदायिक एकता बनाम वसुधा धर्म का बोझ। इसके अतिरिक्त उन्होंने पोर्ट्रेट पेंटिंग भी की है, और पोर्ट्रेट भी उनके जो पैचेस हैं वो बहुत सराहे गए हैं। वो पोर्ट्रेट बस्ट बनाए, क्योंकि मूर्ति शिल्प में तो बस्ट का मतलब भी वही पोर्ट्रेट तक का ही होता है ना, तो फिर ऐसे ही उन्होंने कई चित्र भी बनाए हैं पोर्ट्रेट के हिसाब के, जिसमें कि उनके तूलिका घातों को हम देख सकते हैं कि कितने अच्छे से लाइट एंड डार्क का उन्होंने और फीचर्स को निकालने में कितनी उनकी सिद्धांतता थी। इस संबंध में उन्होंने एक बार बातचीत के दौरान खुद ही बताया था, हम जो आंखों से देखते हैं उसकी प्रतिकृति ही पोर्ट्रेट है, क्योंकि पोर्ट्रेट तो सामने दिखाई देता है, उसे देख के बना लेते हैं। पोर्ट्रेट स्थिर फोटोग्राफी नहीं है। पोर्ट्रेट बनाने की प्रक्रिया में एक कलाकार दूसरे मनुष्य यानी कि जो मॉडल होता है
के संपूर्ण बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को अपनी पैनी आलोचकीय निगाह से देखता है। एक मतलब उसका एक करेक्टर भी लेके आता है ना पोर्ट्रेट में, जैसा हमें देख रहे हैं हम, तो उसका करेक्टर भी पोर्ट्रेट में पूरी तरह एक पोर्ट्रेट पेंटर लेकर आता है, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। बीसी सान्याल के अन्य प्रमुख चित्रों में राजस्थानी महिला, तीन महिलाएं, कपोत और महिलाएं तथा खेत में महिला, ये जो स्त्रियों पे जो सीरीज बनाई है वो उनके नाम है। राजस्थानी महिला, तीन महिलाएं, कपोत और महिलाएं तथा खेत में महिला, ये चित्र है। आधुनिक राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में उनके कई संस्मरणों को संकलित किया गया है, सुरक्षित किया गया है, और उन संस्मरणों को द वर्टिकल वुमेन नाम से एक पुस्तक में प्रकाशित भी किया गया है। जो भी उनके जीवन के यादगार पल थे और लिपिबद्ध हुए हैं वो संस्मरण मतलब संस्मरण संस्मरण मतलब जो तो जैसे यादगार कुछ पल शोध होते हैं। याद करके लिखा जाता है, मेमोरी पे बेस्ड ऐसा कुछ याद करके लिखा जाता है। संस्मरण का मतलब होता है जैसे कोई हमारा यादगार चीज रह गई और हमने उसे लिपिबद्ध कर दिया, कोई घटना, कोई महत्वपूर्ण बात जो हमें याद में रही, मेमोरी में रही, और उसे हमने लिख दिया, तो ऐसे संस्मरणों को संकलित कर लिया, एक जगह इकट्ठा कर लिया उनके, और उनको द वर्टिकल वुमेन नाम से एक बुक में प्रकाशित किया गया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी कि एनजीएम में नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी द्वारा इन्हें प्रकाशित कराया गया है, और उस बुक का नाम है द वर्टिकल वुमेन। और इस किताब का संपादन शांतो दत्ता ने किया है, ये खुद भी आर्टिस्ट है। इस बुक का संपादन शांतो दत्ता ने किया है। दरअसल जो द वर्टिकल वुमेन किताब है वो भावेश दास के एक मूर्ति शिल्प का नाम था। इनकी एक मूर्ति थी जिसका नाम है द वर्टिकल वुमेन, उसी नाम पर भी इस पुस्तक का नाम शांतु दत्ता ने द वर्टिकल वुमन रखा है, क्योंकि वो इसके संपादक किया है उन्होंने, क्योंकि लिखी तो है नहीं उन्होंने, ये उनके संस्मरण लिए उनके द्वारा लिखे गए और इस बुक में इकट्ठे करके यानी कि संकलित करके छपवा दिए, और प्रकाशन एनजीएमए ने किया है। और इसमें इनका मूर्ति शिल्प के ऊपर ही इस पुस्तक का नाम रख दिया है। 1958 और 59 ईस्वी के मध्य भावेश सान्याल ने धौलपुर बलवा पत्थर में इस मूर्ति को बनाया था, द वर्टिकल वुमेन। धौलपुर बलवा पत्थर से इन्होंने ये 58 से 59 के वाले साल में बनाई थी। दिल्ली पॉलिटेक्निक का आर्ट डिपार्टमेंट उन दिनों पुराने सेंट स्टीफन कॉलेज की इमारत में था, और इसी कॉलेज में उन्होंने इसे बनाया। इसी कॉलेज में एक छोटे से कमरे में उन्होंने इस अद्भुत कृति की रचना की। वहां काम किया है ना, ये पहले उस पॉलिटेक्निक में अध्यापन कार्य किया इन्होंने, दिल्ली पॉलिटेक्निक ऑफ आर्ट, तो वहां के डिपार्टमेंट में इन्होंने इस मूर्ति को बनाया था। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में भी सान्याल के कई सारे चित्र संग्रहित हैं, जिनमें बूढ़ा व्यक्ति और एक पक्षी जो कैनवास पर तेल रंग से बना है, ये वहां पे संकलित है। निजामुद्दीन के मेले में ये भी वहां पर है उनके संग्रह में।
और एक चित्र है इनका भारतीय, भारतीय नाम रखा है उसे इन्होंने, वो जल रंग में बना हुआ है कागज पर, वो भी यही इसी एनजीएमए में संग्रहित है। 1940 ईस्वी के आरंभ में इन्होंने लाहौर में एक सीधा साधा आत्मचित्र भी बनाया था अपना, स्वयं का पोर्ट्रेट, जो कि इन्होंने क्रेयॉन से बना रखा है। और ये आत्मचित्र उनके निजी संग्रह में था, खुद उन्हीं के पास था। दिल्ली आके तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़ी बड़ी कंपोजिशंस बनानी शुरू की थी। इनके और महत्वपूर्ण चित्रों में द असेंडिंग ओल्ड मैन, ऊपर जाता हुआ बूढ़ा व्यक्ति, और ओल्ड मैन एंड द वर्ल्ड, बूढ़ा व्यक्ति और संसार, आई फ्लाई काइट, काइट पे तो बहुत सारी सीरीज ही बनाई है इन्होंने, द लास्ट मुगल, द टॉम्स एंड आई, और माउंटेन एंड आई। इसमें इन्होंने अपने आप को भी बनाया है। और ये वाले जो चित्र हैं, ये इनके थोड़े अति यथार्थवादी तरह के, मतलब उसी शैली में बने हुए हैं, अति यथार्थवादी कहलाएंगे ये चित्र। सान्याल उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने आधुनिक भारतीय कला को आगे ले जाने में अपना जीवन लगाया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इनका सीधा संपर्क नेहरू जी से था, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तो कलाकारों के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया है। उदात्त भाव से भारतीय कला को इन्होंने आगे बढ़ाया, क्योंकि जैसे बड़े बड़े लोगों से संपर्क रहता है तो वो कला के वो उत्थान के लिए निरंतर कार्यरत रहे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व जितना विशाल रहा है, उतना ही उनका कृतित्व भी। ये ग्रुप के हो गए। फिर इसी ग्रुप के दिल्ली शिल्पी चक्र के दूसरे बड़े कलाकार थे राम कुमार। राम कुमार का नाम सुन रखा होगा आपने। समकालीन भारतीय कला में राम कुमार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। बड़े कलाकारों में इनकी और इनका काम हवा है। मैं तो ग्रुप वाइज चल रही हूँ ना, अब ये आज दिल्ली ग्रुप को ले रखा है तो इसी के कलाकारों को कर रही हूँ। दिल्ली, हाँ, इसके बाद दूसरा भी ले लेंगे। अभी टाइम है ना आपकी क्लास में? आज दिल्ली शिल्पी चक्र पढ़ा रही हूँ मैं, क्योंकि पूरा अभी तो टाइम है, 6:45 बजे, 7:30 तक है ना, हो जाएगा दूसरा भी एक और। शॉर्ट में बता देंगे इसे। इनकी अच्छे अमूर्त कलाकारों में इनकी गणना होती है। एक मशहूर लेखक हुए हैं निर्मल वर्मा। नाम सुना है निर्मल वर्मा का? हाँ, निर्मल वर्मा का नाम सुना है। उन्हीं के बड़े भाई थे ये, निर्मल वर्मा के बड़े भाई राम कुमार। ये चित्रकार के साथ साथ हिंदी में भी इन्हें अच्छा ज्ञान था। हिंदी के कई कथाएं, हिंदी में कहानियां कथाएं लिखा करते थे ये भी। भारतीय चित्रकला में उन्हें मूर्तन से अमूर्तन की ओर जाने वाला पहला कलाकार माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अमूर्त काम इन्होंने किया है। ज्यादातर कलाकार शुरू में
आकृति मूलक ही काम करना शुरू किया, अमूर्तन भी किया, तो इतना मतलब इस लेवल पर जाके नहीं किया। तो इसलिए इन्हें मूर्तन से अमूर्तन की ओर जाने वाले पहले कलाकार कलालोचकों ने ये संज्ञा दी है। इनकी कृतियां एक तरफ तो कला को नया मुहावरा देती हैं और दूसरी तरफ कला के समकालीन संदर्भों को नया अर्थ भी देती हैं। चाहे रंगों का प्रयोग हो, चाहे तुलिका घातों का चमत्कारिक आवेग हो, चाहे चित्राकाश की व्यंजना हो, रामकुमार की कला अपने सीधे अर्थों में समकालीन कला का एक नया अध्याय है। भाषा का भी ज्ञाता होने के कारण और भाषा में भी सर्जक होने के कारण रामकुमार के कलाकार मन का जो संदर्भ और अनुभूति सहज ही होती है, वो अन्य दूसरे कलाकारों में उतनी नहीं, क्योंकि भाषा का भी ज्ञान रखते थे। ऐसे ही जैसे स्वामीनाथन ने कविताएं भी लिखी हैं और कलाकार भी थे। तो जो लोग साहित्य से भी जुड़ जाते हैं और कला से भी, साहित्य और कला का संगम होने के कारण उनकी कलाकृतियां और ऊपर उठ जाती हैं। उनकी कृति चाहे आकृति मूलक हो या मूर्त, उसमें एक त्वरा लक्षित त्वरा लक्षणा की जैसे तुरंत बनाने वाली प्रवृत्ति दिखाई देती है। उसमें इनके चित्रों में गहराई, प्रश्नपूर्णता, अंतर संवाद और विमर्श की समन्वित स्थिति है। यही कारण है कि कलाकार की अमूर्तन में बनी कृतियों का भी एक ठोस संदर्भ होता है। इस संदर्भ में समय, परिवेश और संस्कृति का परीक्षण भी संभव है तथा कलाकार के मानसिक उद्वेलन के बीच चित्र के चित्राकाश का रहस्य भी। बहुधा इन्हीं विशेषताओं के कारण रामकुमार के अमूर्तन को दर्शक अपने अपने अर्थ संबंधों में देखकर अचंभित होते हैं। रामकुमार का जन्म 23 सितंबर 1924 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे वे कुल 8 भाई बहन थे। उनके पिता पंजाब के पटियाला में एक सरकारी कर्मचारी थे, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार में सिविल और प्रशासनिक विभाग में भी काम किया था। आरंभ में रामकुमार ने हरकोट बटलर हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, वहीं पटियाला में। उन्हें अपनी छात्रावस्था में ही वायलिन बजाने का बड़ा शौक था, किंतु बीए तक आते आते उनका संगीतज्ञ बनने का शौक या कह लीजिए सपना खत्म होने लगा। बीए के उपरांत उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने के लिए प्रवेश लिया और यहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया। यहाँ रहते रहते डॉक्टर BKRV राव तथा जाकिर हुसैन जैसे शिक्षक उन्हें मिले। इसी के साथ उनकी हिंदी साहित्य में भी यहाँ रुचि उत्पन्न हुई। कुछ वर्षों के उपरांत उनकी कहानियां भी छपने लगी। वर्ष 1954 ईस्वी में एक शाम वे सेंट स्टीफन कॉलेज के अपने दोस्तों के साथ कनॉट पैलेस घूमने गए। इसी दौरान वे निकट ही आयोजित एक चित्र प्रदर्शनी को देखने चले गए। प्रदर्शनी में लगे चित्रों ने उन्हें इतना अधिक प्रभावित किया कि वे उन्हें देखने कई बार गए। प्रदर्शनी में लौट के बार वो देखने जाते। कहा जाता है कि इसी समय से उन्हें कला के प्रति रुचि जागृत हुई, इस प्रदर्शनी को देखने के उपरांत।
कला के प्रति बढ़ता उनका आकर्षण उन्हें शारदा चरण वकील के निकट ले गया। उस समय वो कला विद्यालय खुला हुआ था जो बंगाल शैली में शिक्षा दिया करता था दिल्ली में, तो वे फिर वहां चले गए शारदा वकील में। 1943 ईस्वी में एमए में अध्ययनरत रहते हुए शारदा वकील के कला विद्यालय का अध्ययन करने लगे। अपना एमए भी पूरा करते रहे और फिर शारदा वकील में भी उन्होंने कला की शिक्षा लेना शुरू कर दिया। वहां वे सांध्याकालीन कक्षाओं में पश्चिमी कला का अध्ययन करने लगे। इवनिंग क्लासेस वहां पे जाके लिया करते थे। छुट्टी के दिनों में प्रातःकालीन कक्षाओं में उन्होंने बंगाल शैली का भी अध्ययन किया। अर्थशास्त्र में एमए करने के उपरांत उन्होंने शिमला में अपने चाचा के बैंक में ही नौकरी कर ली। 1947 ईस्वी तक वहां काम करने में उनका मन नहीं लगा, इसलिए इसके बाद उन्होंने अनुभव किया कि वे प्रातः 9 से 5 बजे तक यहाँ लगातार कार्य कर सकते हैं। अतः उन्होंने अल्पकालीन काम ढूंढना शुरू कर दिया कि क्योंकि सृजन उसमें कुछ नहीं कर पा रहे थे, सारा टाइम उनका वहां बैंक में निकल जाता था, तो कि कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें कि समय कम लगे, समय कुछ बच जाए। और अवकाश के समय उन्होंने साहित्य और कला का सृजन करना प्रारंभ किया कि कुछ कम ज्यादा अवकाश मिले, ज्यादा खाली समय मिले तो ये काम भी किया जा सकता है, ये उनके विचार आया। फिर 1947 ईस्वी की ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी को वे देखने गए और देखकर उन्होंने अपनी कला की दिशा निर्धारित की। इस प्रदर्शनी का भी उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे एक साहित्यकार के रूप में तो तब तक प्रतिष्ठित हो चुके थे क्योंकि उनकी कहानियां लगातार छप रही थी, परंतु अब उनका मन कला के प्रति बड़ा व्याकुल था। अपनी समस्त मान्यताओं और संवेदनशीलताओं के साथ अब वे कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे। 1948 से उन्होंने प्रदर्शनियों में अपना चित्र भेजना प्रारंभ कर दिया और बीसी सान्याल द्वारा स्थापित दिल्ली शिल्पी चक्र के भी वे सदस्य बन गए। 48 में वो फॉर्म हुआ था ग्रुप, और उसी के समय की बात है कि ये कुछ उसमें आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो इसलिए इन्होंने अपनी भागीदारी ग्रुप में दी थी। राम कुमार ने इस ग्रुप के तत्वाधान में शिमला तथा दिल्ली में कई प्रदर्शनियां की। ग्रुप वाले तो इकट्ठे सब मिलकर प्रदर्शनियां क्या करते थे ना। वर्ष 1948 में उनकी कला में बहुत सारे चेंजेस आए और रजा के कश्मीरी दृश्यों को देखकर वो बड़े प्रभावित भी हुए, क्योंकि रजा की एक कश्मीरी दृश्यों की प्रदर्शनी उस समय दिल्ली में हुई थी। उनकी कला से वे उनका बड़ा उन्हें प्रभाव पड़ा। वे रजा के साथ फिर बंबई गए घूमने और सूजा, आरा तथा सामंत आदि लोगों से वहां उनकी मुलाकात हुई। मुल्कराज आनंद से भी उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित भी किया। मुल्कराज आनंद ये तो कला लेखक रहे हैं ना, कई किताबें लिखी हैं इन्होंने कलाओं पर। रजा के गुरु लेंग हेमर ने रामकुमार को चित्रकला के क्षेत्र से हट जाने का भी परामर्श दिया और उनमें कला कुशलता की प्रतिभा की कमी बताई। रजा के जो गुरु थे लेंग हेमर, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी कला में वो कुशलता नहीं है जो इससे तो तुम रहने ही दो पेंटिंग करने से। परंतु रामकुमार को ने अपने आप को कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने विदेश जाने की भी ठान ली उस समय
और कुछ सरकारी सहायता और कुछ अपने धन मिलाकर पिता से कुछ अपनी सहायता लेकर वो फरवरी 1950 में पेरिस चले गए। पेरिस में उन्होंने कई मित्र भी बना लिए अपने और साम्यवादी विचारकों के संपर्क में आए। वे साम्यवादी गतिविधियों में भी भाग लेने लगे। वहां राम कुमार की मानववादी विचारधारा और अधिक परिपक्व हो गई। वे वार्सा, हेलसिंकी और कोलंबो के शांति सम्मेलनों में भी भाग लेने गए। रूस तथा हंगरी में अनेक विद्वानों से वे मिले और समाज के लिए प्रतिबद्धता अनुभव करने लगे। तब वे सोचने लगे कि मुझे समाज को कुछ देकर जाना है, मुझे कुछ समाज के लिए करना है, मुझे समाज का चिंतन करना है। अस्तित्ववादी निराशा का उत्तर हमें कर्तव्य पूर्ति और सृजन की सार्थकता में ही मिल सकता है, ऐसा उनका मानना था। उनके जीवन में तब एक नई उमंग आई जब 1950 से 51 तक वे पेरिस में चित्रकला का अध्ययन करते रहे और उन्हें वहां चित्रकला का अध्ययन का अवसर मिला। वहां उन्होंने विख्यात कलाकारों जैसे कि आंद्रे लहौत और फर्नांड लेजे जैसे कलाकारों के सानिध्य में चित्रकला की और उनसे विधिवत शिक्षा भी प्राप्त की। इसके बाद 1970 ईस्वी में उन्हें JRD थर्ड फेलोशिप मिली, जिसके तहत उन्होंने अमेरिका की यात्रा की। एक कलाकार के रूप में इन वर्षों में राम कुमार ने लगातार संघर्ष किया, नए नए प्रयोग किए और कला के नए नए पाठों से परिचय प्राप्त किया। अपने स्वभाव से शांतचित्त और सौम्य रहने वाले राम कुमार को अनेक अवसरों पर गहरा दुख भी हुआ। जैसे कई लोग चतुराई से आगे निकल जाते हैं ना, वो इस तरह के नहीं थे, तो वहां उन्हें बड़ा बुरा लगा जहां उनसे कनिष्ठ लोगों को महत्व मिला। पर इससे बेखबर रहते हुए उन्होंने अपनी यात्राओं को, अपने संघर्ष को जारी रखा, पूरी निष्ठा से काम करते रहे और एक समय ऐसा आ गया जब वे कला के शीर्ष पर पहुंचे, कला जगत में एक उदाहरण बने और भारत में अमूर्त शैली के पहले चित्रकार कहलाए। राम कुमार के जीवन में 1960 ईस्वी तक का समय ऐसा रहा जब वे लेखन और कला सृजन को लेकर अपने आप में भी द्वंद्व में रहे कि एक लेखन किया जाए, कला मतलब केवल लेखन के राह पे चला जाए या चित्रकला बनाए, दोनों को साथ साथ लेकर चलते रहे। बाद में धीरे धीरे ये द्वंद्व स्वतः ही समाप्त हुआ और दोनों स्तरों पर वे कार्य करने लगे, क्योंकि लेखक के रूप में तो उनकी काफी पहले पहचान हो ही गई थी। 1951 ईस्वी में पेरिस से लौटने के बाद राम कुमार दिल्ली के करोल बाग स्थित एक मोहल्ले में रहने लगे, जहां पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थी भी बड़ी संख्या में रह रहे थे। विभाजन की इस मर्मांतक त्रासदी को उन्होंने महसूस किया था, जो दिल दहलाने वाली एक उस समय की स्थिति थी, उसे उन्होंने महसूस किया तथा अपना पहला उपन्यास घर बने घर टूटे, पहले कहानियां लिखते थे लेकिन फिर उपन्यास भी लिखा उन्होंने, घर बने घर टूटे, जो विभाजन के मतलब ऊपर लिखा उन्होंने और विभाजन से प्रभावित होकर लिखा। दिल्ली शिल्पी चक्र के साथ साथ उन्होंने यहाँ फ्रेंच चित्रकारों के दल में भी अपना संबंध बना लिया था। फ्रेंच चित्रकारों का जो समूह था उससे भी ये जुड़ गए थे। इसके साथ उनके साथ भी इन्होंने अपनी चित्र प्रदर्शनियां लगानी शुरू की थी। 1952 में इनकी भेंट कला आलोचक रिचर्ड बार्थोलोम्यू से हुई। कई
पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने कला पर, रिचर्ड बार्थोलोम्यू ने। और 1910 में रामकुमार को संदर्भित रिचर्ड बार्थोलोम्यू का एक प्रसिद्ध लेख रामकुमार की चित्रकला में अवमूर्तन सिद्धांत शीर्षक से ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा कला भारती पुस्तक में प्रकाशित हुआ। मतलब 1905 में तो उनकी उनसे मुलाकात भेंट हुई थी 52 में, 1952 में। और फिर उन्हीं इतने सालों बाद जाकर 2010 में उन्होंने उन पे एक लेख लिखा और ये लेख कला भारती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ललित कला अकादमी से प्रकाशित है ये कला भारती। और इसमें उसका टाइटल था लेखकर राम कुमार की चित्रकला में अमूर्तन सिद्धांत। 1955 ईस्वी तक राम कुमार भारत के 5-6 मूर्धन्यों चित्रकारों में गिने जाने लगे। जो बड़े बड़े चित्रकार थे 5-6 भारत के उस समय तक के, उनमें उनकी गणना की जाने लगी। लगभग सभी प्रदर्शनियों में उनके चित्र दिखाई देते थे, ज्यादातर भेजते थे। रामकुमार ने आरंभ में आकृति मूलक चित्र भी बनाए थे। उस दौर की कला का जायजा लिया जाए तो स्पष्ट होगा कि रामकुमार की कहानियों और उपन्यासों के चरित्र उनकी कला में आते थे। जो चरित्र और जो पात्र वे कहानियों में लिखा करते थे, वो उन्हीं को वे अपने चित्रों में उतार दिया करते थे। अपने समय की मार झेलते चरित्र दुख, अवसाद और निराशा से भरे पात्र उनके दिखाई देते हैं, जिनके सामने अब कोई सपना नहीं बचा। ऐसे निराशावादी पात्र उनके चित्रों में, उनकी कहानियों में बस रचे बसे हैं। उनके प्रसिद्ध चित्रों में परिवार, 2 बहनें, सपना, शहर और अलविदा अतीत जैसे चित्र हैं। और ये इन चित्रों को हम भारत पाकिस्तान विभाजन त्रासदी से जोड़कर भी देख सकते हैं कि उसी के प्रभाव से उनके मन मस्तिष्क पे जो प्रभाव पड़ा था इस विभाजन का, उसी को उन्होंने इन चित्रों में व्यंजित किया है। अपने उपन्यास, कहानियों और चित्राकृतियों में रामकुमार 20वीं सदी की उस भयावह त्रासदी से जूझ रहे हैं जिसने लाखों जानें ले ली थी। वही उसी का प्रभाव उनके चित्रों पर दिखाई देता है। लाखों घर गुजरे, धर्म के चीथड़े उड़े। गौर से देखने पर इन कृतियों में एक गहरी कथा सी तैरती दिखाई देती है, जो कहीं उस भयानक अतीत में ले जाती है जहां सआदत हसन मंटो और राजेंद्र सिंह बेदी सरीखे कलाकारों की कहानियों से भी ये मिलती जुलती हैं। इस दौर की कथा रचनाओं में भी मंटो के एक कौन सा नाम बताया आपने? राजेंद्र सिंह बेदी, ये भी कलाकार हुए हैं उस समय के, राजेंद्र सिंह बेदी और सआदत हसन मंटो। उनके और इनके चित्रों में एक साम्यता यह है कि अतीत के जो भयानक वो विभाजन की त्रासदी को उन्होंने भी दिखाया और इन्होंने भी उसी दौर के हैं। रामकुमार का अमूर्तता की ओर झुकाव और भूदृश्यों को चित्रित करना भी एक घटना ऐसी हुई जिससे कि उन्होंने इसी को अपना रास्ता चुन लिया।
शिमला जैसे पर्वतीय नगर में उनका जन्म हुआ था। बचपन खूबसूरत वादियों में बीता। प्रकृति के मनोरम दृश्यों की छवि उनकी स्मृति में ऐसी उतरी कि वह उनके कलाकार मन को गहराई तक छू गई। उनके लेखन में भी प्रकृति के उपादान वैसे ही चित्रित हैं जैसे कि उनकी कलाकृतियों में। जब वे किशोरावस्था में 7वीं कक्षा के छात्र थे तो ड्राइंग टीचर ने उन्हें प्रकृति से प्रेम करने की शिक्षा दी थी। अपने साहित्यिक संस्कारों के कारण जब वे पेरिस में कला शिक्षा ले रहे थे तब प्रसिद्ध फ्रांसीसी कवियों अरोंगा तथा पाल एलुआर के संपर्क में आए। ये फ्रांसीसी कवि थे और उनमें कविता की मुख्य बिंबात्मकता प्रकृति की प्रेरणा उन्होंने ग्रहण की। वस्तुतः रामकुमार के सृजन में साहित्य एक ऐसी भूमिका में रहा कि जो लेखन को तो आधार देता ही रहा है, साथ ही कला को भी अपने समय के संवाद से प्रेरित करता रहा है। आकृति मूलकता में तो साहित्य एक आख्यान के रूप में अपनी जातीय संवेदना के साथ उपस्थित रहा है। जो उनके शुरू के आकृति मूलक एक कुछ चित्र हैं, ज्यादा नहीं है, वो थोड़े ही चित्र हैं, परंतु बाद में अमूर्तन में रचे दृश्यों में भी वे एक सांस्कृतिक विमर्श की पीठिका तैयार करते रहे हैं। अगर इस बात के सहारे हम देखें तो रामकुमार की जो बनारस श्रृंखला की कृतियां हैं उनमें गहरी दार्शनिकता का संदेश है। बनारस पे उन्होंने पूरी एक श्रृंखला बनाई है। यह दर्शन कला में जहां आकृति मूलकता में से मुक्ति का उद्घोष करता है, वहीं जीवन के दोषों से मुक्ति की भी घोषणा उनकी ये कला करती है। बनारस श्रृंखला में उन्होंने आकृति मूलकता से मुक्त होकर एक नए युग का सूत्रपात किया, जो आगे चलकर एक ठोस वास्तु में बदल गई। हुसैन के साथ ही रामकुमार ने प्रेमचंद के सुपुत्र और अपने प्रिय मित्र श्रीपत राय के आग्रह पर 1960 ईस्वी में वाराणसी की यात्रा की थी। तब उन्होंने वाराणसी को श्वेत, श्याम, सफेद और काले वर्णों में अंकित किया था। इन चित्रों को बाद में उन्होंने कलकत्ता की आकृति आर्ट गैलरी में भी प्रदर्शित किया। जो उस समय चित्र बनाए, रेखांकित किए, जो चित्र ब्लैक एंड व्हाइट कलर में वाराणसी की यात्रा के दौरान, वो उन्होंने कलकत्ता की आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन की। इन चित्रों को बाद में उन्होंने कलकत्ता में चित्रित किया और इनको बड़ा महत्व मिला वहां। 1964 ईस्वी में बनारस पर उन्होंने एक अन्य सुपरिचित कैनवास पर तेल रंगों में चित्रों की एक श्रृंखला को बनाया। ये सबसे फेमस श्रृंखला थी उनकी, बनारस की। बनारस के घाटों को उन्होंने उसमें चित्रित किया, जिसका एक चित्र ललित कला अकादमी नई दिल्ली के संग्रह में है। इसी प्रकार बनारस पर आधारित एक अन्य श्रृंखला के चित्रों को उन्होंने 2007 में बनाया और ये श्रृंखला भी उन्होंने कैनवस पर ही तेल रंग से बनाई। बनारस श्रृंखला के चित्रों में उन्होंने वहां के लोग, घाट, नावे, रेत, गंगा,
आदि वहां के समूचे वातावरण को धूमिल और हल्के रंगों ने रचा है। राम कुमार के चित्रों के तीसरे चरण की कृतियों में भवन, मकबरे आदि के रूप सहजता से उभरे हैं, जो अमूर्तन में भी एक नए आस्वादन के सूचक हैं। तीसरे चरण की कृतियों में रामकुमार ने मुख्यतः शीर्षकहीन काम किया। शीर्षकहीन रख दिए वो चित्र, अनटाइटल्ड, जो 1990 ईस्वी के बाद मोस्टली निर्मित हुए हैं। पर सभी चरणों की कृतियों में रामकुमार का एक एकांत दृश्य उभरता है। एक शून्य को रचती हुई कृति अपनी निस्तब्धता में शांति का विन्यास देती है। इसमें दर्शक अपने भीतर के एक एकांत को महसूस करता है, मौन से साक्षात्कार करता है, तक पसरी उदासी, शांति, सूनापन जैसे कलाकार के व्यक्तित्व जीवन को साक्षात करते हैं, ऐसा दर्शक महसूस करता है। कहते भी हैं कि रचना रचनाकार के व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती है। इन्हीं चित्रों से रामकुमार के मन पर विभाजन के प्रभाव दर्शक महसूस करता है। रामकुमार ने आगे आने वाले कलाकारों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत प्रदान किया और अपनी ही मस्ती में वे काम करते हुए आगे बढ़ते गए। जैसे कहानियों और उपन्यासों में उनके चरित्र सारी बाधाएं तोड़कर आगे बढ़ते जाते हैं। यह हैरान करने वाली बात है, दिल्ली में शैलोज मुखर्जी के छात्र रहकर भी वे जन आकांक्षा के कलाकार नहीं बने। शैलोज मुखर्जी जैसे उनके गुरु रहे, आधुनिक जीवन के संकटों से उनके चित्र घिरे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि वो इससे बच जाएंगे, आधुनिक संकटों से भी उबर जाएंगे। पेरिस में जिस कलाकार फर्नांड लेजे से रामकुमार ने शिक्षा ग्रहण की थी, वह लेजे मनुष्य को एक यंत्र से अधिक महत्व नहीं देते थे। परंतु आश्चर्य की बात है कि रामकुमार के मन पर इन दोनों ही कला आचार्यों की नकारात्मक शिक्षाओं का प्रभाव नहीं पड़ा है। सही अर्थों में कलाकार की जो भूमिका होती है, उसे अपनी कलाकार में रामकुमार ने उतारने की पूरी चेष्टा की है। उन्होंने जीवन को जीने की चेष्टा की है। उस जमाने के काम में रामकुमार कहीं कहीं यामिनी रॉय और अमृता शेरगिल के निकट खड़े दिखाई देते हैं और उनके कुछ आकृति मूलक कामों को देखकर हमें फर्नांड लेजे, मोदिग्लियानी और शागाल की भी याद आ जाती है। इन कलाकारों का उनके इन
कुछ आकृति वाले चित्रों पर प्रभाव दिखाई देता है। रामकुमार प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के आरंभिक या विधिवत सदस्य तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी आधुनिक संवेदना उन्हें इस ग्रुप के कलाकारों के साथ जोड़े रही। ग्रुप में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके इस ग्रुप को वो बहुत पसंद किया करते थे, इसलिए उस ग्रुप के सदस्यों से जुड़े रहते थे। यह बात रेखांकित करने लायक है कि वे उस ग्रुप में शामिल ना होते हुए भी उस ग्रुप के कलाकारों को समर्थन दिया करते थे। इन आधुनिक कलाकारों के बीच कला जगत और कला की बिक्री की दुनिया में परस्पर प्रतिस्पर्धा भी होती है। जो भाई जहां भी जाएंगे एक रोजगार की प्रतिस्पर्धा तो हर पेशे में है ना, हर आदमी अपने दूसरे को से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा होड़ एक लगी रहती है। और कला जगत में जहाँ कला का बाजार हो तो वहां तो ये प्रतिस्पर्धा नेचुरल है। हर कोई मतलब अपनी को आगे बढ़ाने की चाह तो रखता ही है, ये तो सर्वविदित है। पर यह बात उनकी गहरी दोस्ती, एक दूसरे के लिए चिंता, आपसी मदद, परस्पर कभी उनके कलाकार मित्रों के साथ आड़े नहीं आई। बहुत से कलाकारों में प्रतिस्पर्धा में कुछ चीजें बिगड़ जाती हैं, आपस में उनके संबंध खराब होते हैं, लेकिन इन्होंने अपने साथी सभी कलाकारों को बहुत सपोर्ट किया है, सहयोग दिया है। इस प्रकार रामकुमार के 2 उपन्यास और 6 कहानी संग्रह, कहानियों के इनके संग्रह बनाए गए तो 6 किताबें बन गई हैं। 6 कहानी संग्रह के लेखक रामकुमार ने बनारस और यूरोप के यात्रा के अनुभव पर भी 2 पुस्तकें लिखी हैं। वे यात्रा के संस्मरण ही हैं उनके, जो यादें रह जाती हैं, जो विचार मन में रह जाते हैं, उनको उन्होंने यात्रा को अपनी लिपिबद्ध कर दिया। एक कलाकार के से अलग कलाकार होने के साथ साथ हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकारों में आज भी उनकी गणना है। उनकी साहित्यिक रचनाओं के लिए सन 1975 में उन्हें हिंदी कथाकार के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि प्रेमचंद भी कहानीकार थे और उनकी भी कहानियां हैं, ज्यादा कहानियों का तो संग्रह हुआ है ना 6 किताबों में। उनकी साहित्यिक रचनाओं के लिए प्रेमचंद पुरस्कार मिला। राजकुमार ने शुरू से ही बहुत जो कहानियां लिखी वो मार्मिक हैं, दिल को छू लेने वाली हैं। आरंभिक जीवन में जब वे फ्रांस गए थे, फ्रांस की कला शिक्षा के दौरान उनकी वहां के साहित्यिक जीवन में भी अच्छी पकड़ बन गई थी। वहां भी उन्होंने साहित्यिक जीवन में अपनी एक पहचान बना ली थी। उन्होंने 60 के दशक में कुणिका गैलरी दिल्ली में इलियट की महान कविता द वेस्टलैंड को प्रणति देते हुए एक पूरी की पूरी चित्र प्रदर्शनी भी की थी। एक अपनी सोलो एग्जीबिशन की थी इन्होंने कणिका आर्ट गैलरी में। और ये इलियट बहुत पुराने इंग्लिश पोएट रहे हैं, उनकी कविता द वेस्टलैंड, उसी कविता पे इन्होंने ये पूरी पेंटिंग आयोजित की थी। श्रीकांत वर्मा, कृष्ण बलदेव वैद, अज्ञे आदि से रामकुमार के अच्छे संबंध थे। मुक्तिबोध 1964 ईस्वी में जब दिल्ली के एक अस्पताल में बीमार और अचेत थे, तब रामकुमार ने उनके कई स्केच बनाए थे।
राम कुमार ने अज्ञे अज्ञे का नाम तो सुना होगा, लेखक रहे हैं हिंदी साहित्य के। उनकी यस मैम, सुना किताबों है। के यस बुक कवर, हाँ, अज्ञे की किताबों के मुख पृष्ठ बुक कवर भी के बनाए हैं। अज्ञे के आवरण चित्र कहते हैं उन्हें, बुक कवर, पुस्तक आवरण चित्र, कई पुस्तकों के आवरण चित्र बनाए। 60 के दशक में राम कुमार ने कल्पना और धर्मयुग में चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन पर संस्मरणात्मक लेख लिखे। एम.एफ. हुसैन के साथ जो उनके अनुभव रहे उसके ऊपर उन्होंने लेख लिखे। उस समय जब हुसैन पर कोई खास सामग्री, पत्र पत्रिकाएं नहीं छपी थी, तब तक क्योंकि हुसैन भी उसी एज में थे, उभरते हुए कलाकार थे, तो जब तक हुसैन पे कोई ऐसा कुछ नहीं खास ज्यादा कुछ हुआ था। लेकिन अपने साथ हुसैन के साथ गए थे ना वो बनारस, तो वहां की यात्राओं के जो संस्मरण थे उन्हीं को उन्होंने इन कहानियों में लिपिबद्ध किया, इन लेखों में लिपिबद्ध किया है। राम कुमार की कृतियों में देवनागरी में उनके जो हस्ताक्षर मिलते हैं वह सिर्फ सिग्नेचर ही नहीं है, बल्कि एक कला मर्म की ही अचूक पहचान रहे हैं। बड़ेरा आर्ट गैलरी में राम कुमार की कहानियों की अंग्रेजी में एक पुस्तक फेस एंड अदर स्टोरी प्रकाशित की। फेस एंड अदर स्टोरी, जो इनकी कहानियों का अनुवाद कराया उन्होंने वडेरा आर्ट गैलरी ने अंग्रेजी में, उसको, इस अंग्रेजी अनुवाद को फेस एंड अदर स्टोरीज के नाम से प्रकाशित किया है। वडेरा आर्ट गैलरी दिल्ली में बहुत जानी मानी आर्ट गैलरी है, बहुत पुरानी गैलरी है, अभी भी कार्यरत है। राम कुमार की चित्र भाषा सीधी और खड़ी है। चित्र सतह पर सब कुछ उभरा हुआ है, पर इसी के साथ हम उनके दृश्य लेखों की भीतरी तहों, दूरियों तथा गहराइयों में भी उतरते हैं। पर्सपेक्टिव के प्रति वे बड़े सचेत थे। पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल उन्होंने जानबूझकर किया, उसका उन्हें पूरी तरह बोध था। राजकुमार के चित्रों की एक बड़ी खूबी यह है, जो कि उनके दृश्य चित्रों में हर बार देखने को मिलती है, कि उसमें हमें कुछ नए अर्थ और आशय हर बार मिल जाते हैं। ये आशय उनके रंग व्यवहार में छिपे होते हैं, क्योंकि रंग बहुत मतलब रंग संयोजन से उनके रूपाकारों को एक गति मिली है। स्पेस विभाजन में भी उन्होंने संयोजन के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बड़े सुंदर तरीके से अपने चित्रों का विभाजन किया है। राम कुमार के चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1948 ईस्वी में शिमला में हुई थी, ये मैं पहले भी बता चुकी। इसका उद्घाटन जनरल करियप्पा ने किया था। प्रदर्शनी से 4 चित्र अपने संग्रह के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी खरीदे थे। राष्ट्रपति बने जाकिर हुसैन हमारे, और पहले ये टीचर भी रहे इनके, जो अब जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति बन चुके थे। तब से अब तक भारत के प्रमुख शहरों में उनकी अनेकों एकल प्रदर्शनियां लग चुकी हैं। इनमें 1986 ईस्वी में मुंबई में लगी उनकी सिमलोकन प्रदर्शनी भी शामिल है। मुंबई में प्रदर्शनी उन्होंने 1986 में की और उसका नाम रखा था प्रदर्शनी का सिंहावलोकन। भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में एट इंडियन पेंटर्स, ये इस नाम से प्रदर्शनी उन्होंने की न्यूयॉर्क में,
और साओ पाउलो में की एक प्रदर्शनी 1959 में और 1979 में। गैलरी रेवेल में की 1962 में। एथेंस में की है एक एग्जीबिशन उन्होंने 1984 में। 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के सहयोग से वडेरा गैलरी नई दिल्ली ने उनके चित्रों की एक बड़ी प्रदर्शनी कर राम कुमार के व्यक्तित्व और कृतित्व को उतारने का, दिखाने का बहुत सराहनीय कार्य किया। राम कुमार के चित्र देश विदेश के कई राजकीय व निजी संग्रहालयों में और आर्ट गैलरीज में सुरक्षित हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध चित्रों के नाम अब मैं बताने जा रही हूँ। इनकी प्रसिद्ध चित्रों में हैं प्रकाश और छाया के बीच, नदी, खंडहर, स्मृति में, प्रतिबिंब, घर, घाट, बसंत, श्रद्धांजलि, विपन्नता आदि, जिनकी गणना इनके अच्छे चित्रों में की जाती है। राम कुमार को जीवन काल में अनेकों सम्मान भी मिले, साहित्य में भी मिला वो सम्मान। उन्हें 1956 से 58 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने भी अपना राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत किया और 2004 में अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में ललित कला रत्न सम्मान से इन्हें विभूषित किया गया। वे 1959 ईस्वी में साओ पाउलो द्विवार्षिकी में भी सम्मानित किए गए थे। 1972 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 1986 ईस्वी में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठित सम्मान कालिदास सम्मान मिला। ये कई कलाकारों को दिया उन्होंने, मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास सम्मान। 2003 में फ्रांस का ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स नामक सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ, फ्रांस का है। दिसंबर 2010 में दिल्ली सरकार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया। इस अवसर पर उस समय की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने उन्हें 11 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया था। 2010 में वे भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत हुए। 72 में पद्मश्री मिला और 2010 में पद्म विभूषण, यानी के 72, 38 साल बाद। ललित कला अकादमी ने उन्हें अपना फेलो चुनकर भी सम्मानित किया, फेलोशिप भी दी है ललित कला अकादमी ने उन्हें। राम कुमार उन चुनिंदा भारतीय कलाकारों में से एक हैं जिनके चित्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कला बाजार में काफी ऊंचे दामों पर बिकते हैं। उनका एक चित्र द वेगाबॉन्ड, ये तो सबसे ही फेमस चित्र है उनका, द वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड का मतलब जानते हो? नहीं मैम। या घुमक्कड़ जो ऐसे घूमता रहता है। वेगाबॉन्ड ये बेंद्रे ने भी बनाया है इसी टाइटल पे चित्र। एनेट बेंद्रे का नाम सुना होगा, उनका भी है एक इसी टाइटल। यस मैम। वेगाबॉन्ड 20 मार्च 2008 को न्यूयॉर्क की क्रिस्टी नीलामी में
11 लाख रुपए में बिका था। 20 मार्च 2008 को वेगाबॉन्ड। सितंबर 2014 में देश में उस समय हड़कंप मच गया जब राम कुमार के करीब 10 बहुमूल्य चित्र रहस्यमय तरीके से चोरी हो गए थे। इन चित्रों की कला बाजार में कीमत करीब 7 करोड़ रुपए के आसपास आती जाती है। 2008 में 11 लाख रुपए भी बहुत बड़ी राशि थी। आज इतनी राशि नहीं है। 8 को कितने साल हो गए? 18 और 22 चल रहा है, 4 ही। 14 साल पहले 11 लाख रुपए की बड़ी कीमत थी जो ये वेगाबॉन्ड बिका, और 14 में फिर इनके 10 चित्र चोरी हुए जिनके करीब उस समय की जो वैल्यू थी 7 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इसमें उनके 1956 ईस्वी में बनाया गया सैड टाउन, सैड का मतलब उदास, टाउन का मतलब शहर, उदास शहर चित्र भी सम्मिलित था जो चोरी हुआ। और 57 में बनाया हुआ एक चित्र था, इसमें सोरो, दुख। और एक 66 का बनाया हुआ चित्र था 3 वुमेन, 3 औरतें। ये प्रसिद्ध 3 चित्र इन 10 चित्रों में चोरी हुए थे। अपने जीवन काल में करीब 500 से भी अधिक चित्रों की इन्होंने सृजना की। और राजकुमार अपने जीवन के अंतिम पलों में दिल्ली में ही थे जब 14 अप्रैल 2018 को 94 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वे 20 दिनों तक दिल्ली के पटपरगंज इलाके में स्थित बीमारी से लड़ते हुए मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। राम कुमार भारत के उन श्रेष्ठ मूर्धन्य चित्रकारों में शामिल किए जाते रहेंगे जिनकी कला में भारतीय समकालीन कला को तो स्मृत बनाया ही, अंतर्राष्ट्रीय कला पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ी है। एक लेखक और कलाकार दोनों रूपों में भारतीय संस्कृति के उन नायकों में वे एक हैं। आगे आने वाली कलाकार पीढ़ियां और साहित्यकार भी निश्चित रूप से उनसे बहुत प्रेरणा ग्रहण करेंगे। फिर इसके एक अगले कलाकार हैं के.एस. कुलकर्णी, इसी ग्रुप के रहे हैं वो भी। के.एस. कुलकर्णी का नाम कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी। आज ही पढ़ेंगे मैम, के.एस. कुलकर्णी अभी पढ़ाएंगी क्या? के कल पढ़ाती हूँ के.एस. कुलकर्णी। ठीक है, टाइम हो गया, मैंने टाइम देखा है। ओके, अब लीव कर दूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम।